Good afternoon, sir. Good afternoon. Please introduce yourself. So my name is Saurabh Kumar Singh. I belong to Buxar district of Bihar. I have completed my 10th from Patna, BD Public School Patna, and then I completed my intermediate and graduation from Buxar itself. I have completed my graduation from PC College, which is affiliated to Veer Kumar Singh University, Ara, in mathematics honors in 2019. And my hobbies are cycling and playing Sudoku. Okay. Your graduation is Veer Kumar Singh. Yes, sir. Veer Kumar Singh University. Who is Veer Kumar Singh? Sir, can I speak in Hindi? Yes. सर वीर कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे उभरे थे, और वो जो सैनिक थे विद्रोह कर रहे थे उनके लीडर बिहार में वही थे। और वो सर बिहार के जगदीशपुर जो कि आरा जिले के एक हिस्सा है वहाँ से बिलोंग करते हैं, और वो बिहार से अपना मोर्चा लीड करते हुए आजमगढ़ और लखनऊ तक, जो कि नाना साहब के। अच्छा, अभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यस सर। उससे भी कुछ संबंधित है? सॉरी सर, इसके बारे में बताइए। कुछ वहाँ भी मनाया गया है इतना बड़ा विजयोत्सव? सर अभी होम मिनिस्टर साहब गए थे वहाँ पे। विजयोत्सव क्या था? अमृत महोत्सव क्या है? सर आज़ादी का हम लोग 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिसको सेलिब्रेट करने का एक नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसके तहत वीर कुंवर सिंह के जयंती पे विजयोत्सव का वहाँ पे समारोह सेलिब्रेट किया गया उनके पैतृक गांव में जगदीशपुर में। आपकी हॉबी साइकिलिंग है? यस सर। साइकिलिंग की राजधानी इंडिया में क्या है? कैपिटल ऑफ साइकिलिंग इन इंडिया? सर कैपिटल सिटी जिसको बोला जाता है बेंगलोर को बोला जाता है सर। अच्छा। यस सर। और कौन कौन सी कंपनियां हैं कि जो साइकिल निकालती हैं इंडिया में? सर हीरो सबसे पुरानी, एटलस, एक बिटवीन BTWIN नाम है बिटवीन। अभी तो सर एक डिकैथलॉन, अभी ये याद कर पा रहा हूँ सर। A1 भी है सर, बिल्कुल। तो ये हीरो की मालिक कौन है, ओनर? सर ये साइकिलिंग को आपने क्यों हॉबी के रूप में चयन किया? सर मैं अपना 10वीं चूँकि पटना से, जैसा कि मैंने बताया आपको, वहाँ जब रहता था तो साइकिलिंग से ही जाता आता था, और उस समय से ही कुछ एफिनिटी था। और यहाँ जब आया तो कोइंसिडेंटली मकान मालिक के पास एक साइकिल थी जिसे मैं चलाना शाम में एंजॉय करता हूँ। तो नहीं, तो जैसे कि जब आप जाते थे आपके पास और कोई विकल्प नहीं था, साइकिल ही थी, साइकिल जाते थे? नहीं, ऑटो तब था। तो वो जो है आपकी हॉबी नहीं, आपकी मजबूरी हो गई हो। तो जब आप 10th कर रहे थे, बताइए कि साइकिल ही था तो साइकिल से जाते थे। सर उस समय पे ये एक मैं कह सकता हूँ कि मजबूरी थी, क्योंकि फिजिकल कांस्टेंट की वजह से मेरे फादर ने वो खरीद के दिया था, क्योंकि फेयर ऑटो का ज़्यादा हो जाता था। और सर यहाँ पे चूँकि PG में पहले रहता था तो वहाँ साइकिल रखना अलाउड नहीं था, और अभी मैं जहाँ शिफ्ट हुआ हूँ वजीराबाद में, संगम विहार में, वहाँ पे पहले से ही ऑनर के पास था, तो मैं उनका साइकिल सामने। ओके, बक्सर का कुछ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक कुछ बताइए। सर बक्सर ऐतिहासिक रूप से काफ़ी प्रचलित रहा है। वहाँ पे 2 युद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं। जैसे पहला बैटल ऑफ चौसा, जिसमें कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में वहाँ पे लड़ा गया, जो कर्मनासा नदी के किनारे वो लड़ाई हुआ, जिसमें कि शेर शाह सूरी की विजय होती है और वहाँ से वो शाह टाइटल अज्यूम करते हैं। उसके बाद सर 1764 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसमें कि तीनों मुस्लिम रूलर जो थे। अच्छा, क्यों ऐसा माना जाता है कि बक्सर का युद्ध भारत के लिए बहुत निर्णायक युद्ध था? ऐसा क्यों माना जाता है? बिल्कुल सर, भारत के लिए इसलिए निर्णायक था क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में सिर्फ एक सिराजुद्दौला की हार हुई थी, लेकिन इसमें तीनों मुस्लिम रूलर, एक उस समय के सबसे प्रसिद्ध और सबसे मजबूत राजाओं में से, नवाबों में से नवाब ऑफ अवध जो शुजाउद्दौला थे, उनकी हार हुई थी। और मुग़ल की तरफ से
शाह आलम टू जो मुग़ल के सर एम्परर थे, और बंगाल के जो एक्स अच्छा, नवाब जो थे। 2 पर्सनालिटी हैं, सिजाउद्दौला और सिराजुद्दौला, जी सर। इनके विषय में अंतर बताइए, कौन है? सर सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे, और शुजाउद्दौला सर अवध के नवाब, जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसमें उस समय वो अवध के नवाब थे। और बैटल ऑफ बक्सर का इम्पोर्टेंस इसलिए था क्योंकि उसको हारने के बाद कंपनी के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास निजामत राइट, दीवानी राइट उनके पास चली गई। आपकी क्वालिटी क्या है? सर क्वालिटी 5 क्वालिटी बताना। सर पहले तो मैं सेंसिटिव हूँ, दूसरा सर ऑनेस्टी, और तीसरा सर टाइम बाउंड। ये तो 3 ही हुआ ही। सर अभी 3 ही सोच पा रहा हूँ। 3 ही क्वालिटी है आपके अंदर? है होंगी पर अभी 3 ही सोच पा रहा हूँ अच्छा, सर। डिसक्वालिटीज सॉरी सर। आपकी कमी? सर कमी एक तो सर मैं कहीं अगर एक बार साइकिल से या फिर मैप से चला जाता हूँ, फिर दोबारा उधर से आने में मुझे या तो मैप की सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो पूछ के आना पड़ता है। रास्ता बहुत जल्दी भूल जाता हूँ सर। और दूसरा सर खाने की प्रॉब्लम है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो नहीं खाऊंगा, वरना खुद से ही पका के खाऊंगा। प्रॉब्लम है सर। बिहार से आप हैं जो हैं, यस सर। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ यस सर। तो उसका बिहार में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा जब? सर जब बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ, उसके बाद जितने मिनरल रिसोर्स थे वो लगभग अलग हो गए। और उसके बाद सर एक एडमिनिस्ट्रेटिवली कह सकते हैं इसको कि इम्पैक्ट रहा कि जो ट्राइबल एरिया था जिसको मैनेज करना, चूँकि ये एरिया कुछ डेवलप था पहले से ट्राइबल एरिया की अपेक्षा, तो इसके वजह से यहाँ पे नक्सलिज्म का इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ, झारखंड में ज़्यादा हो गया। चिराग पासवान की पार्टी का नाम क्या है? सर लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। और वो जो पारस हैं उनके चाचा, उनकी पार्टी का नाम? सॉरी सर, पहले दोनों एक ही में थे, पर अभी चिराग पासवान के पास कोई नई उनको पार्टी दी गई है नाम उनका, और उनके चाचा के पास ही लोक जनशक्ति पार्टी है। अच्छा, ये दल बदल का कानून क्या है? सर दल बदल का कानून अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोग देख रहे हैं, ये 52nd अमेंडमेंट के तहत 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय पे ये लाया गया, जिसके तहत किस शेड्यूल के अंदर रखा गया है इसे? 10 शेड्यूल सर। उसके तहत ये था कि जैसे जो एक बार चुन के आ गए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वो अगर एक पार्टी के टिकट पर चुन के आ जाते हैं। चलिए ये सब तो मालूम है, जी 2/3 होना चाहिए ये सब, yes, लेकिन क्या कैसे मैंने ये मान लीजिए कि हमने कोई पार्टी बनाया yes, और उसके 10 MLA चुन करके कहीं पर जो है किसी विधानसभा में जाते हैं जो है, yes, और एक मैं भी हूँ और 9 लोग हमारे साथ छोड़ चले जाते हैं, तो क्या मुझे अपनी पार्टी के नाम से भी हाथ धोना पड़ेगा? क्या ऐसा है क्या? सर ये तो सर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। क्या इसका बेस है, कुछ है बेस? सर ये है कि जैसे अगर 2/3 पार्टी के लेजिस्लेचर में जो भी मेंबर हैं 2/3 अगर मर्ज करना चाहते हैं तो स्प्लिट नहीं माना जाएगा, मर्जर माना जाएगा। तो शायद इस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन अपना निर्णय सुनाएगी। सर यस क्या किस वजह से आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं? क्या रीज़न क्या है? क्यों आप जो मैथमेटिक्स करने के बाद में उसके बाद आप इस प्रोफेशन में अपना करियर देख रहे हो आप? सर मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद यहाँ दिल्ली में 2019 में ही आ गया था। उसके बाद सर मैं BPSC का प्रिपरेशन शुरू किया था। साथ ही साथ जब 2020 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी तो सिलेबस चूँकि मोर और लेस सेम था, 2-3 टॉपिक छोड़ के, तो मैंने इसके फॉर्म डाल दिए थे और उसके बाद मैं आपका सिलेक्शन सर। तो सिलेबस सेम होने की वजह से आप इसमें आना चाह रहे हैं? नहीं सर, चूँकि सिविल सर्विस ही ओरिएंटेशन रहा है, अच्छा, तो ये भी एक वजह है ये कि कैसे आप सिविल सर्विस कर पाओगे? आप जो पब्लिक सर्विस को आप इसको लेने के बाद कैसे कर पाओगे आप? सर ये जो EPFO की जॉब है वो चूँकि 15,000 से नीचे वाले लोगों के लिए है, तो ये एक तरह से पब्लिक डीलिंग ही हुई। शुरुआत के 1 या 2 साल तक अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पे क्लेम सेटलमेंट का काम होगी, और दूसरे उसके बाद सर इन्फोर्समेंट ऑफिसर कंपनी में विजिट करके जो एक्ट है वो प्रॉपरली इन्फोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है ये इंश्योर करना होगा। वर्कर्स को सेंसिटाइज़ करना होगा कि आपका राइट क्या है, एम्प्लॉयर्स को भी सेंसिटाइज़ करना होगा कि आपके लिए जो भी डिजिटल व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में आप अवेयर हो जाइए।
अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो बिहार की अभी क्या कंडीशन है? मतलब बिहार की जगह पर खड़ा हुआ है आपको जो है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बताइए। सर अभी कोविड पीरियड में तो जैसा पूरे देश में हुआ था वैसे बिहार ने भी विटनेस किया, और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में दर्ज किया गया, वो 10 पॉइंट समथिंग है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं याद कर पा रहा हूँ। पर अभी पिछले PLFS का जो रिपोर्ट आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, उसमें गिरावट दर्ज की गई है अनएम्प्लॉयमेंट में। तो ऐसा ही ऐसी क्या वजह है कि हमारे पास में लेबर भी है, स्किल्ड लेबर भी है, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, सब कुछ हमारे बिहार में पूरे इंडिया में जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे बिहार की डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट जो आना चाहिए हमारे पास में, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, कुछ हमारे पास में आता क्यों नहीं? सब वजह क्या है? सब कुछ हमारे पास में हैविंग एवरीथिंग, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करो, चाहे आप फर्टाइल लैंड की बात करो, चाहे लेबर की बात करो, चीप लेबर की बात करो, सब कुछ हमारे पास में स्टिल वी आर लैकिंग भी है, हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ऐसा क्या वजह क्या है बिहार में? सर इसका 2-3 वजह मैं अभी सोच पा रहा हूँ। पहला तो सर ये नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि अभी मानसून की वजह से नॉर्थ बिहार पूरी तरह से बाढ़ में डूबेगा, और जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना इंडस्ट्री नॉर्थ बिहार में सेटअप करने से डरता साउथ है। बिहार तो काफ़ी बड़ा है। साउथ बिहार में ड्रॉट की प्रॉब्लम है सर, पर साउथ बिहार में, नॉर्थ बिहार में भी कई जगह, जैसे अभी रिसेंटली इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में इस्टेब्लिश किया गया। अभी बेगूसराय बरौनी में कोक का जो बॉटल प्लांट इस्टेब्लिश हुआ। तो अभी रिसेंटली सर गवर्नमेंट इस पे काफ़ी एग्रेसिव होकर काम कर रही है। और दूसरा वजह सर ये मैं देख पाता हूँ कि सर जो लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है बिहार, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर में भी पिछले 10 सालों में नई सरकार जो आई है वो उस पर काफ़ी काम किया है, पर अभी भी कहीं ना कहीं इसमें लैग कर रहा है सर। सिक्योरिटी का एक इशू वहाँ पर क्योंकि अभी भी पुलिसिंग जो इंडेक्स आया है होम मिनिस्ट्री का, उसमें बिहार सबसे पीछे रहा है। तो ये भी एक वजह मैं सोच पा रहा हूँ। और तीसरी वजह चूँकि सर पॉपुलेशन ज़्यादा है, और स्टिल 86% बिहार की इकॉनमी अग्रेरियन इकॉनमी है, जिसकी वजह से सर इंडस्ट्री की कमी है। और एक और सर लैंडलॉक स्टेट है, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ का एक्सेस कम है। सो इस वजह से भी कोई भी इंडस्ट्रिस्ट अपना इंडस्ट्री इस्टेब्लिश इसलिए करना चाहे कि जहाँ से नज़दीक उसके लिए। अगर हम लोग बात करते हैं बिहार की इंडस्ट्री की बात करते हैं, Yes, तो कितना सारे सेक्टर्स की बात करते हैं, विच इंडस्ट्रीज, कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सूटेबल है बिहार के हिसाब से? सर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत किया भी मेगा फूड पार्क से सब खोले जा रहे हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में खोला गया। तो ये सर एक स्कोप हो सकती है। और दूसरा मुझे लगता है कि सर जैसे सीमेंट इंडस्ट्री रोहतास वाले एरिया में जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, उस पर उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अच्छा, EPFO को जो पहला, जब इंडिया की बात करते हैं तो पर्सपेक्टिव में, तो पहला एक्ट कब बनाया गया था इंडिया में? सर इसको पहले सर ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं याद कर पा रहा हूँ। कोई ऑर्डिनेंस था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1927, सॉरी सर मैं गेस कर रहा हूँ 25 तारीख को ना? 25 था सर। ठीक। हाँ सौरभ, बिहार से हैं आप। यस मैम। अभी आप बता रहे थे करमनाशा नदी के बारे में, यस मैम। तो करमनाशा नदी को क्यों अशुभ माना जाता है? कुछ माइथोलॉजिकल कुछ स्टोरी है उसके साथ, यस मैम। क्या वजह है? मैम कर्मनाशा के पीछे ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि गुरु वशिष्ठ जो थे, ऋषि वशिष्ठ जो थे, वो अपने तप से एक जो राजा हरिश्चंद्र थे उनके पिता को स्वर्ग लोक भेज दिए थे, सशरीर भेज दिए थे। और वहाँ पे भगवान इंद्र गुस्सा हो गए और उनको त्रिशंकु के मोड में लटका दिए। तो उनके लार से माना जाता है, सलाइवा से कर्मनाशा नदी बनी, और वो जहाँ जहाँ से जाती है वो थोड़ा तहस नहस भी करती जाती है, जिसकी वजह से लोग उसके पानी से भी डरते हैं। अच्छा, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी। क्यों, वजह क्या है? मैम एक तो वो हिमालयन रिवर है, सो मानसून के टाइम पे जब नेपाल से बाढ़ की स्थिति बनती है और उसका सिल्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपना कोर्स बहुत चेंज करती है। सो जिधर से भी जाती है वो अपना डिस्ट्रक्शन करती जाती है। तो आपने कहा कि आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं और उस दौरान आपने ये फॉर्म भरा था, तो सपोज दैट कि BPSC का अगर आपने परीक्षा दिया हो, वहाँ आपका क्लियर हो जाए, तो फिर आप EPFO के बारे में क्या फिर सोचते हैं? मैम अगर ये एक वैकल्पिक करियर है आपके लिए, या आपको लग रहा था कि नहीं इसमें मुझे अपना योगदान देना चाहिए? मैम वैसे तो ये सर्विस काफ़ी अच्छी है, पर
अगर मुझे मौका मिलता है, चूँकि ये भी सिविल सर्विस एक तरह से है, वो भी सिविल सर्विस है, तो मैं इसमें भी दूंगा। अगर उसमें मौका मिलता है तो उसमें डाइवर्सिटी मेरे पास ज़्यादा होगी। तो फिर इसका मतलब है ये आपका प्राइमरी करियर, फिर हम आपको क्यों सेलेक्ट करें इसमें? क्योंकि आप पहले से डिटरमाइंड हैं कि अगर आपका वहाँ होगा तो फिर आप यहाँ छोड़ देंगे। मैम तो इसमें मुझे लगता है कि एक रिज़र्व लिस्ट की भी तो प्रोविज़न है। अगर यहाँ मैं छोड़ूंगा तो नीचे वाले जो होंगे मेरे, जो रिज़र्व लिस्ट में होंगे, वो आ जाएंगे। मतलब सोशल सिक्योरिटी की बात कहीं ना कहीं से ईपीएफओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईपीएफओ का मेन जो मुद्दा या मेन जो इसका जो कह लीजिए कि इसके क्या परिणाम है ईपीएफओ के और इसका क्या प्रभाव है, तो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? Yes, ma'am. तो सामाजिक सुरक्षा की जो बात आप कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी जाएंगे तो आप पब्लिक सर्विसेज में क्या एक तरह से लोगों तक सोशल सिक्योरिटी की ही बात होती है हर तरीके से, चाहे वो लाइक एजुकेशन हो, ये सब भी कहीं ना कहीं से सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। Yes, ma'am. तो यहाँ क्या वित्तीय स्तर पर मामला है, Yes, ma'am. है ना? तो आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से बेटर मैं फिर वहाँ पे चला जाऊँगा, तो फिर हम आपको क्यों लें फिर इसमें? मैम क्योंकि आप विकल्प ढूंढ रहे हैं ना, आप तो पहले ही कह रहे हैं कि मुझे वहाँ ज़्यादा अगर मौका मिला तो हम चले जाएंगे, तो इसके प्रति आपका डेडिकेशन नहीं हो पाएगा फिर। ऐसा नहीं है मैम, जब तक सर्विस में रहूँगा तब तक तो डेडिकेशन ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। और इसका जो एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, चूँकि वर्कर्स के साथ काम करना है, डाउन टू डेन लोगों के साथ काम करना है, तो वहाँ इसका हेल्प मिलेगा मुझे उस वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा इसमें अच्छा, ये बताइए ईपीएफओ जो है इसके कुछ फीचर्स बता दीजिए कि क्या एग्जैक्टली काम क्या है ईपीएफओ का। मैम ईपीएफओ एक एक्ट, ईपीएफ मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्रिएट किया गया है, जिसका मेनली काम स्कीम्स प्रोवाइड करना है। 3 स्कीम्स हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट स्कीम 1952, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, जिसके तहत ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफर करती हैं। दूसरा काम इनका ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम, ये चेक भी करती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन चेक करती है कि प्रॉपरली ये स्कीम लागू हो रहा है। कैसे चेक करती है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर के थ्रू चेक करती है, उनके ऊपर एपीएफसीज होते हैं। अच्छा। और तीसरा मैम जो पैसा इकट्ठा होता है वो उसको इन्वेस्टमेंट का भी काम ईपीएफओ का ही होता है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डिसाइड करती है। अच्छा, अभी अग्निपथ योजना बहुत चर्चा में रहा, बिल्कुल मैम। क्या वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है? बिल्कुल मैम, उसका मेजर डिमांड जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि 4 साल के बाद कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे पेंशन मिलता था, ये पेंशन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं इसमें? मैम मुझे लगता है कि इसे 2 पहलू पर देखना चाहिए। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो जो गवर्नमेंट की डिमांड है, मुझे आर्मी की एज कम करनी है, 26 ईयर्स लानी है, तो वो बिल्कुल अपने जगह पे करेक्ट है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम एक यंग पॉपुलेशन वाले देश हैं, तो हमारे पास आर्मी बिल्कुल यंग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स की भी जो समस्या है उसको जैसे बाद में एड्रेस किया गया, वो अगर पहले हो जाता या फिर कोई एक्ट ला के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके स्टेट पुलिस में रिजर्व, इसके लिए जो वायलेंस किए जा रहे हैं वो तो सही नहीं है, क्योंकि इससे कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपकी हॉबीज़ जो है साइकिलिंग है, सुडोकू सॉल्व करते हैं आप। यस मैम। क्या है ये सुडोकू? मैम सुडोकू एक 9x9 का ग्रिड होता है, जिसमें कि 1 to 9 नंबर्स होते हैं, वो यूनिकली प्लेस करने होते हैं, रो में, कॉलम में। ओरिजिन ऑफ सुडोकू कहाँ, भारत से? नो मैम, कहाँ से है? ओरिजिन माना जाता है कि ये यूरोप में हुआ था, फ्रांस में टू बी प्रिसाइज। कि जापान में हुआ था? नो मैम, ये जापान में पॉपुलर हुआ, नाम मिला सुडोकू वहाँ से, पर ये ओरिजिन इसका यूरोप से ही है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सुडोकू सॉल्व करते हैं बहुत माइंड से शार्प हो जाता है, आप इस बात से सहमत हैं क्या? नो मैम, मुझे लगता है कि ये एक एनालिटिकल गेम है, कोई भी कर सकता है, इसमें नंबर प्लेसिंग ही है। बस इतनी बात है कि ये केयरफुल होना पड़ेगा कि नंबर दोबारा प्लेस ना हो रो में, कॉलम में, ये थोड़ा सा। अच्छा, और सब कुछ पूछ लीजिए। अच्छा, जो एक तो हमारे पास में एक प्रोविडेंट फंड होता है, यस दूसरा हमारे पास में पेंशन फंड है, एक ग्रेचुटी है, सर। ये सब में डिफरेंस क्या है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप? क्या ये सब एक ही हैं? नो सर, प्रोविडेंट फंड ये होता है कि सर नॉर्मल सैलरी से पैसा कटते हैं और कुछ गवर्नमेंट पे करती है, कुछ अगर एम्प्लॉयर पे करता है, जैसे ईपीएफ में 12% एम्प्लॉयर पे करता है,
तो प्रोविडेंट फंड में जो सर पैसा कट होता है, उसके बाद जो एक लंप सम मिलता है रिटायरमेंट के बाद, 58 ईयर्स के बाद लंप सम मिलता है। पेंशन में सर वो लंप सम नहीं मिलता है, मंथली मिलता है, पेंशन में मंथली मिलता है। और सर तीसरा क्या पूछा आपने? ग्रेचुटी। ग्रेचुइटी सर चूँकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप 5 या 7 साल, अभी शायद नैक में 7 साल आ गया, तो 7 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने तरफ से वो एज अ बोनस कर सकते हैं उसे, वो देती है। क्या ज़रूरी है किसी गवर्नमेंट में देना ये? सर मुझे लगता है कि ज़रूरी ही है। अच्छा अच्छा चलिए सर ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम मैम 2004 में गवर्नमेंट लाई, क्योंकि इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से न्यू पेंशन स्कीम लाया गया। उसमें एम्प्लॉयर के सैलरी से कटेगा और कुछ गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। और उसमें एक ये स्कीम होता है कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर उस रेट से उनको दिया जाएगा, गवर्नमेंट के फंड से ज़्यादा बर्डन। क्या इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें क्या हमारा इक्विटी भी है? इक्विटी सर उसमें कई तरह के कैटेगराइजेशन होते हैं, जिसमें कि एक हाई रिस्क एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है, लो रिस्क में गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो ऐसे होता है। तो ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड में गिल्ट एज बॉन्ड्स होते हैं, गिल्ट एज क्या होता है? सर मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर गेस करना चाहूँगा। आप प्लीज़ बताएं। गिल्टेज सर जो हाईली एक्सचेंजेबल होते हैं, जिनको आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है, वो शायद गिल्टेज कहा जाता है। एक बार देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। या फिर जो बहुत सिक्योर होते हैं, शायद सर। जैसे having the government backing। यस सर। गवर्नमेंट माना जाता है, गवर्नमेंट कहीं कुछ उसका उसमें जो है काफ़ी सिक्योर बॉन्ड्स यहाँ पर होते हैं, बिकॉज Yes. गवर्नमेंट ऑलवेज फुलफिल द प्रॉमिस। Yes, sir. एक छोटा सा कोई इससे लिंक ना पड़े, ऐसा क्यों माना जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, ठीक है, वो बहुत सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, ऐसा क्यों माना जाता है? कुछ बता सकते हैं आप? सॉरी सर, इसके बारे में अच्छा, ये ETF क्या होता है? ETF सर इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसका फुल फॉर्म है। और शेयर मार्केट में कुछ 20 कंपनीज हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ। एग्जैक्ट नहीं। अभी आपने अगर थोड़ा बहुत अगर आप पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट पहले के मुकाबले काफ़ी नीचे गिर गया। यस सर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सर अभी रिसेंटली यूएस का सेंट्रल बैंक जो फेडरल रिजर्व है, वो अपना इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट है वो इंक्रीज़ किया है, उसको मद्देनज़र आरबीआई भी इंक्रीज़ किया है। सो जिसकी वजह से एफपीआई हमारे देश से इनफ्लो आउटफ्लो होते जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब जो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट को बढ़ाता है, यहाँ से एफपीआई बाहर निकल जाता है। सर एग्जैक्ट टेक्निकलिटी तो मुझे नहीं मालूम है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अभी जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है भारत का जो है, क्या है वो दुरुस्त है, सही है, कि उसमें कुछ अभी कुछ दिक्कत चल रही है? सर जैसा कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में क्राइसिस चल रही है, पर अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो मंथली सर्वे होता है उसमें बताया गया कि फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, हाँ। और जिसकी वजह से फंडामेंटल्स क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग? सर हमारे पास में कंज्यूमर डिमांड भी इतना नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन भी देख ही रहे हैं आप, जो गवर्नमेंट का जो ब्रैकेट था, जो आरबीआई का जो ब्रैकेट था, उससे काफ़ी बाहर निकल गया है। यस तो फंडामेंटल्स कौन से स्ट्रॉन्ग की हम लोग बात कर रहे हैं? सर जैसे कि अभी भी लगता है कल या परसों के न्यूज़पेपर में था कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अपने फिस्कल डेफिसिट पे खरे उतरने की। और दूसरा सर मुझे लगता है कि जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा है, शिबू सोरेन हमेशा कहते थे Yes, sir. कि जो इस समय वो हेमंत सोरेन है ना झारखंड के मुख्यमंत्री, हमेशा कहते थे कि लुटियन जोन्स में जो बड़ी मोस्ट वीआईपी एरिया है, Yes, sir. उसमें आदिवासियों को उतना तवज्जो नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। Yes, sir. और उसी लुटियन जोन्स में एक ऐसे आदिवासी महिला को जो प्राइम लोकेशन है या प्राइम पद है उसे दिया जा रहा है, तो हेमंत सोरेन का क्या स्टैंड होना चाहिए? अपोज करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पहली ट्राइबल महिला हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू, जिनको नॉमिनेट किया गया है एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। और इसे हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो सपोर्ट ही किए हैं, क्योंकि उनके स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी सर पहली ट्राइबल महिला हैं तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है।
ओके ठीक है। सौरभ जी, आपका इंटरव्यू खत्म होता है, आपको हम लोग 5 मिनट बुलाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।